7 सितंबर 2005 शाम ढल चुकी थी। पूर्वांचल की राजनीति अपने सामान्य शोर में डूबी हुई थी, लेकिन कुछ ही मिनटों बाद जो होने वाला था उसने पूरे उत्तर प्रदेश को झकझोर कर रख दिया। भारतीय जनता पार्टी के विधायक कृष्णानंद राय अपने साथियों के साथ एक कार्यक्रम से लौट रहे थे। रास्ते में उनके काफिले पर हमला हुआ। गोलियों की इतनी बौछार हुई कि यह घटना तुरंत ही पूरे प्रदेश में सनसनी बन गई। कृष्णानंद राय और उनके कई साथियों की मृत्यु हो गई। यह केवल एक हत्या नहीं थी, इसे पूर्वांचल की राजनीति और क्षेत्रीय वर्चस्व की लड़ाई से जुड़ी सबसे चर्चित घटनाओं में से एक माना गया। घटना के बाद जांच शुरू हुई। कुछ समय बाद जांच एजेंसियों ने इस मामले में मुख्तार अंसारी का नाम प्रमुख आरोपियों में शामिल किया और यहीं से उनकी कहानी स्थानीय सीमाओं को पार कर राष्ट्रीय बहस का हिस्सा बन गई। टेलीविजन चैनलों पर उनका नाम लगातार चलने लगा। अखबारों की सुर्खियां बदल गई। दिल्ली से लेकर लखनऊ तक सवाल पूछा जाने लगा कि क्या पूर्वांचल की राजनीति अपराध और सत्ता के सबसे खतरनाक टकराव के दौर में पहुंच चुकी है। मुख्तार अंसारी के समर्थकों ने इन आरोपों को राजनीतिक साजिश बताया। विरोधियों ने कहा कि कानून को अपना काम करना चाहिए। इसके बाद शुरू हुई एक लंबी कानूनी लड़ाई। गवाह, बयान, साक्ष्य और अदालत की प्रक्रियाएं वर्षों तक चलती रही। सरकारें बदली, राजनीतिक समीकरण बदले, लेकिन यह मामला लगातार चर्चा में बना रहा। करीब 14 वर्षों तक न्यायिक प्रक्रिया के बाद 2019 में सीबीआई की विशेष अदालत ने उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर कृष्णानंद राय हत्याकांड में मुख्तार अंसारी को बरी कर दिया। फैसला आते ही बहस फिर से तेज हो गई। समर्थकों ने कहा, हम पहले से ही जानते थे कि आरोप सिद्ध नहीं होगा। विरोधियों ने कहा, कानूनी फैसला अपनी जगह है, लेकिन राजनीतिक और सामाजिक सवाल अभी भी बाकी है। यही मुख्तार अंसारी की कहानी की सबसे बड़ी विशेषता थी। हर घटना के दो अर्थ निकलते थे, हर फैसले के दो पक्ष होते थे और हर व्यक्ति की अपनी अपनी सच्चाई थी। हालांकि कृष्णानंद राय मामले में बरी होने के बावजूद मुख्तार अंसारी के खिलाफ अन्य कई आपराधिक मामले चलते रहे। उन्हें अलग अलग मामलों में गिरफ्तार किया गया। वर्षों तक जेल उनका अस्थायी पता बना रहा। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह थी कि जेल जाने के बाद भी उनका राजनीतिक प्रभाव पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ था। पूर्वांचल में अक्सर यह चर्चा होती थी कि साहब जेल में हैं, लेकिन उनका प्रभाव अब भी महसूस किया जाता है। यह धारणा कितनी सही थी और कितनी गलत, यह अलग प्रश्न है, लेकिन इतना स्पष्ट था कि जेल की सलाखों के पीछे पहुंच जाने के बाद भी उनका नाम राजनीतिक से गायब नहीं हुआ था, बल्कि उनकी कहानी का अगला अध्याय वहीं से शुरू हुआ। एक ऐसा अध्याय जहां अदालतें थी, जेल थी, चुनाव थे, परिवार की राजनीतिक भूमिका थी और बदलते उत्तर प्रदेश की नई प्रशासनिक रणनीति थी। यहीं से कहानी एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि एक पूरे राजनीतिक परिवार और बदलते समय की कहानी बन जाती है। कहते हैं कि हर साम्राज्य का सबसे कठिन दौर वह होता है जब उसे पहली बार यह महसूस होता है कि समय बदल चुका है। मुख्तार अंसारी के लिए यह दौर धीरे धीरे शुरू हुआ। वर्षों तक पूर्वांचल की राजनीति में उनका प्रभाव चर्चा का विषय रहा, लेकिन 2017 के बाद उत्तर प्रदेश में प्रशासनिक कार्यवाही का तरीका बदलता हुआ दिखाई देने लगा। गैंगस्टर कानूनों का अधिक इस्तेमाल होने लगा। अवैध संपत्तियों की जांच तेज हो गई। पुलिस और प्रशासन ने कई प्रभावशाली आपराधिक राजनीतिक नेटवर्कों पर कार्रवाई शुरू की। मुख्तार अंसारी भी इस बदलते दौर के केंद्र में आ गए। कुछ समय तक वह पंजाब के रोपड़ जेल में बंद रहे। बाद में न्यायिक प्रक्रिया के तहत उन्हें उत्तर प्रदेश लाया गया और बांदा जेल में रखा गया। यह केवल जेल बदलने की घटना नहीं थी, पूर्वांचल में इसे एक बड़े राजनीतिक और प्रशासनिक संदेश के रूप में देखा गया। लोग कहने लगे, अब खेल बदल गया है। उनके समर्थकों का कहना था कि उनके साथ अत्यधिक सख्ती की जा रही है। विरोधियों का कहना था कि कानून आखिर अपना काम कर रहा है। मुख्तार अंसारी के खिलाफ कई मामलों की सुनवाई वर्षों से चल रही थी। इन्हीं में से कुछ मामलों में अदालतों ने उन्हें दोषी ठहराया। 2022 और 2023 के दौरान विभिन्न मामलों में उन्हें सजाएं सुनाई गई, जिनमें धमकी, रंगदारी और अन्य आपराधिक मामलों से जुड़े निर्णय शामिल थे। इन फैसलों ने स्पष्ट कर दिया है कि उनकी कानूनी लड़ाई अब पहले से कहीं अधिक कठिन हो गई है, लेकिन कहानी का दूसरा पक्ष अब भी
जिंदा था। बांदा जेल के बाहर कई बार उनके समर्थकों की भीड़ दिखाई देती थी। उनके परिवार के सदस्य लगातार सक्रिय रहे। पूर्वांचल के कुछ इलाकों में आज भी ऐसे लोग मिल जाते हैं जो कहते हैं कि मुख्तार ने उनके परिवार की मदद की, किसी के इलाज का खर्च उठाया था, किसी की गरीब बेटी की शादी में सहयोग किया था, या किसी के प्रशासनिक कार्य में हस्तक्षेप करके उसको सुधरवाया था। यही कारण था कि जेल में रहते हुए भी उनकी साहब वाली छवि पूरी तरह से समाप्त नहीं हुई थी। यह कहना कठिन है कि उनका कथाओं का दायरा कितना व्यापक था, लेकिन इतना निश्चित है कि उनके समर्थकों के बीच वह केवल एक राजनीतिक नेता नहीं बल्कि एक संरक्षक के रूप में देखे जाते थे। जब मुख्तार जेल में थे तब उनके परिवार ने राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाई। उनके भाई अफजाल अंसारी राष्ट्रीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण चेहरा बने। बाद में उनके बेटे अब्बास अंसारी भी चुनावी राजनीति में उभरे। इससे यह स्पष्ट हुआ कि मुख्तार की कहानी केवल एक व्यक्ति की कहानी तक सीमित नहीं थी, वह एक राजनीतिक परिवार की कहानी बन चुकी थी। लेकिन इसी दौरान एक और लड़ाई शुरू हो चुकी थी, उनके शरीर की लड़ाई। जेल में रहते हुए उनकी सेहत लगातार चर्चा का विषय बनी रही। मधुमेह, हृदय संबंधी समस्याएं और अन्य स्वास्थ्य जटिलताओं को लेकर समय समय पर समाचार सामने आते रहे। अदालतों में उनके इलाज को लेकर भी बहस हुई। उनके वकील बेहतर चिकित्सा की सुविधाओं की मांग करते रहे। समर्थकों ने कई बार उनकी स्वास्थ्य स्थिति पर चिंता जताई। विरोधियों ने कहा कि कानून अपनी प्रक्रिया के अनुसार चल रहा है, लेकिन धीरे धीरे यह स्पष्ट होने लगा कि इस व्यक्ति की पहचान कभी ताकत, दबंग व्यक्तित्व और प्रभाव से जुड़ी थी। उसका शरीर अब पहले जैसा नहीं रहा। समय केवल सत्ता नहीं बदलता, समय खुद की हालत भी बदल देता है, इंसान के शरीर भी बदल देता है। और फिर आया मार्च 2024। बांदा जेल के भीतर एक ऐसा सन्नाटा था जो सामान्य नहीं था। पिछले कुछ दिनों से मुख्तार अंसारी की तबीयत को लेकर लगातार खबरें सामने आ रही थी। उनके परिवार और वकीलों की ओर से स्वास्थ्य संबंधित चिंताएं जताई जा रही है, जबकि प्रशासन का कहना था कि उन्हें आवश्यक चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। 28 मार्च 2024 की शाम अचानक खबर आई कि उनकी तबीयत बिगड़ गई है और उन्हें बांदा मेडिकल कॉलेज में ले जाया गया है। कुछ ही देर बाद वह खबर पूरे देश में फैल गई कि मुख्तार अंसारी अब नहीं रहे। सरकारी जानकारी के अनुसार इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हुई, लेकिन उनकी कहानी यहीं पे समाप्त नहीं हुई। उनकी मृत्यु के बाद भी सवाल उठे। परिवार की ओर से इलाज और स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर शंकाएं व्यक्त की गई। कुछ लोगों ने कहा पूर्वांचल का एक दौर खत्म हो गया। कुछ ने कहा ये कानून की लंबी प्रक्रिया का अंतिम अध्याय है। और कुछ लोग चुप रहे, क्योंकि कभी कभी किसी व्यक्ति के बारे में राय बनाना उससे जुड़ी घटनाओं को समझने से भी अधिक कठिन होता है। जब उनका पार्थिव शरीर गाजीपुर के मोहम्मदाबाद पहुंचा तो हजारों लोग वहां मौजूद थे। सड़कें लोगों से भरी गई थी, छतों पर भीड़ दिखाई दे रही थी, गलियां खचाखच भरी हुई थी। दूर दराज के गांवों से लोग आ रहे थे, कुछ रो रहे थे, कुछ खामोशी से खड़े होकर वहां का नजारा देख रहे थे। कुछ उन्हें आखिरी बार देखने आए थे और कुछ उस इतिहास को अपनी आंखों से देखना चाहते थे जिसके बारे में वर्षों से केवल सुनते आए थे। उनके अंतिम सफर में उमड़ी भीड़ ने एक बार फिर से वही सवाल खड़ा कर दिया, आखिर ऐसा क्या था इस व्यक्ति में कि उसके समर्थक उसे आज भी अपना संरक्षक मानते हैं। पूर्वांचल के कई इलाकों में आज भी ऐसे लोग मिल जाते हैं जो मुख्तार अंसारी का गुणगान करते करते नहीं थके। इन्हीं अनुभवों के कारण उनके समर्थकों के बीच उनकी छवि एक ऐसे व्यक्ति की बनी जो संकट के समय साथ खड़ा होता था। लेकिन दूसरी तरफ उनके खिलाफ गंभीर आपराधिक मामले भी रहे। अदालतों में लंबी सुनवाई चली और कई मामलों में उन्हें दोषी ठहराया गया। यही विरोधाभास मुख्तार अंसारी की कहानी को असाधारण बनाता चला गया। एक ही व्यक्ति कुछ लोगों के लिए बाहुबली, कुछ के लिए नेता, कुछ के लिए अपराध के प्रतीक और कुछ के लिए आज भी साहब। तो दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी के दिल को ठेस पहुंचाना या परेशान करना नहीं था। इस कहानी को सुनाने का मकसद सिर्फ व्यक्ति की छवि को बताना था जिसके बारे में दशकों तक लोग चर्चा करते थे। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को दबा लें
मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ में। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद।